फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे क्लास 12th अकाउंटेंसी का पहला चैप्टर जो आपके सिलेबस में है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स। प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक बातें और कुछ थ्योरी पे ध्यान देंगे कि पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप के रूल्स रेगुलेशन क्या होते हैं। ये सब कुछ बेसिक थ्योरीज हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिकल पे जाएंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि पार्टनरशिप होता क्या है। पार्टनरशिप की डेफिनेशन: पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। पार्टनरशिप एक ऐसा संबंध है बिटवीन पर्सन्स, लोगों के बीच, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, जो कि एक प्रॉफिट बिजनेस में से जितना भी मुनाफा आएगा उसको शेयर करने के लिए एग्री करते हैं। कैरिड ऑन बाय ऑल, कि वो बिज़नेस या तो सब चला रहे हो, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या तो उनमें से कोई एक चला रहा हो। अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारे पार्टनरशिप में 4 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी और डी, तो उनमें से अगर हमारा बिजनेस सिर्फ ए चला रहा हो तो हम ये मानेंगे कि बी सी डी ने भी उसे बोला है वो काम करने के लिए, कि चाहे वो बिज़नेस सिर्फ ए चला रहा हो या वो ए बी सी डी चारों चला रहे हों, हम ये मानेंगे कि वो पार्टनरशिप, वो काम, वो बिज़नेस चारों कर रहे हैं। ये डेफिनेशन आपको कहाँ देखने को मिलेगी? अंडर सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। 1932 है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि पार्टनरशिप का एक्ट 1932 में बना था, और ये डेफिनेशन अंडर सेक्शन 4 में लिखी गई है। ये एमसीक्यू में आ सकता है आपके। नेक्स्ट है मिनिमम पार्टनर 2 होते हैं। एक पार्टनरशिप में आप कम से कम 2 लोगों का होना ज़रूरी है, और मैक्सिमम पार्टनर 50 होने चाहिए। पहले 100 पार्टनर्स थे, लेकिन अब 50 पार्टनर्स मैक्सिमम लिमिट है। और ये कहाँ लिखा गया है? ये लिखा गया है कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 464 में। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये भी आपके एमसीक्यूज़ में आ सकता है। अगली जो चीज़ है वो है मेन फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप के मेन फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कि ये कुछ बातें हैं, ये बातें अगर आपकी पार्टनरशिप में है, अगर आपकी बिजनेस इन बातों से चलाते हैं तो वो पार्टनरशिप कहलाएगा, अदरवाइज वो पार्टनरशिप नहीं है। पहला फीचर क्या है पार्टनरशिप का? 2 और मोर पर्सन्स, कि आपकी पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज़्यादा लोग होने ज़रूरी हैं। मिनिमम पार्टनर मैंने आपको बताया यहाँ पे 2 है, तो 2 से ज़्यादा लोग ही आपके अगर बिजनेस चला रहे हैं तो वो पार्टनरशिप कहलाएगी। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ अ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव, कि आपका कोई बिजनेस होना ज़रूरी है। अगर हम माने कि 2 पार्टनर्स हैं, ए और बी, और दोनों दोस्त हैं, दोनों ने बहुत पहले एक गाड़ी खरीदी थी कि और अब वो कहते हैं, और कुछ सालों बाद वो गाड़ी थोड़ी ख़राब सी हो जाती है, तो वो ए और बी कहते हैं कि चल भाई इसको ना बेच देते हैं, और उन दोनों ने वो कार बेच दी। उनसे जो भी उनको प्रॉफिट मिला, उनसे जो भी उनको पैसे मिले, वो उन दोनों ने बांट दिए। तो अगर आप कहोगे ये 2 पार्टनर्स भी हैं और उन्होंने प्रॉफिट भी शेयर किया है, तो ये पार्टनरशिप हुई। लेकिन ये पार्टनरशिप नहीं हुई, क्योंकि इसमें उनका बिजनेस नहीं है, ये उनका रेगुलर काम नहीं है। अगर रेगुलर बेसिस पे अगर वो दोनों एक बिज़नेस करें, कि उनका एक कार का शोरूम है और वो कार सेल कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, फिर वो उसका प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो वो पार्टनरशिप कहलाई जाएगी। नेक्स्ट है एग्रीमेंट। एक पार्टनरशिप जब आप करते हैं तो आपका एग्रीमेंट होना कंपलसरी है। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि एग्रीमेंट होना कंपलसरी है, चाहे वो ऑरल हो या रिटन हो। चाहे 2 पार्टनर्स मिलके बोल के कहे कि चल भाई पार्टनरशिप करते हैं, और ए और बी पार्टनरशिप करने लग गए, अपना बिजनेस करने लग गए। सिर्फ बात बात में उन्होंने बोल दिया एक दूसरे से कि हाँ तेरा इतना प्रॉफिट होगा, मेरा इतना प्रॉफिट होगा, और हम पार्टनरशिप करते हैं, तो वो पार्टनरशिप चाहे ऑरल करें चाहे वो रिटन स्टैम्प पेपर पे लिख के सारे चीज़ें लिख के करे कि हाँ इतना प्रॉफिट होगा, इतना कैपिटल लगेगा, ये वो लगेगा सब, चाहे वो चीज़ हो, वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका एग्रीमेंट होना ज़रूरी है, चाहे वो ऑरल हो या रिटन हो। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। अभी मैंने आपको बताया कि आपका एक बिज़नेस होना चाहिए और प्रॉफिट आपको शेयर करना ज़रूर होना चाहिए। चाहे वो प्रॉफिट आप इक्वली शेयर कर रहे हैं, 2 या 2 पार्टनर से, अगर चाहे वो इक्वली शेयर कर रहे हैं, या उन्होंने कोई अपना रेशियो बना रखा है, कैपिटल का रेशियो है या 2:1 है, जो भी उन्होंने फिक्स कर रखा है, उस चीज़ के बेसिस पे अगर आप प्रॉफिट शेयर करते हैं तो वो भी चलेगा, लेकिन आपको प्रॉफिट शेयर करना ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप। प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप का मतलब है कि अगर आपके पास ए और बी और सी पार्टनर्स हैं एक पार्टनरशिप फॉर्म में, तो बी और सी कहीं बाहर रहते हैं और ए उनके बिहाफ पे सारा बिजनेस चलाता है, ए इंडिया में ही रहता है और बी और सी कहीं बाहर दूसरे देश में रहते हैं, तो अगर ए ने कोई नुकसान कर दिया, कि अगर ए की वजह से बिजनेस में कोई लॉस हो गया, तो बी और सी ये नहीं कह सकते कि भाई
ए भाई तू बिज़नेस चला रहा था तो ये सारा लॉस तू बियर करेगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ए जो है वो बी और सी के बिहाफ पे बिज़नेस चला रहा था, तो ये माना जाएगा कि जितना भी लॉस हुआ है वो तीनों में बटेगा। चाहे वही वही बात आ गई कि चाहे आप इक्वल बांटे या जो भी आपने रेशियो फिक्स कर रखा है उस बेसिस पे बांटे, लेकिन वो जो लॉस है वो तीनों बियर करेंगे, ए बी और सी। और सिमिलरली अगर कोई प्रॉफिट होता है तो ए ये नहीं कह सकता कि भाई सारा प्रॉफिट मैं रखूँगा क्योंकि तुम दोनों तो बाहर थे और ये बिज़नेस मैंने चलाया और इस डील की वजह से हमें प्रॉफिट हुआ है। वो जो जितना भी प्रॉफिट होगा वो ए को बी और सी के साथ बराबर बांटना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज़ है नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, मतलब कि अगर आप किसी फर्म पार्टनरशिप फर्म पे केस करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल ए बी और सी का एग्जांपल लेते हैं कि ए बी और सी की एक पार्टनरशिप फर्म है सनराइज लिमिटेड, तो उसने आपको कोई गलत सामान दे दिया तो आप उस पर केस करना चाहते हो, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप कोर्ट में जाके ए पे या बी पे या सी पे केस करेंगे, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप इनका नाम नहीं ले सकते, आप सनराइज लिमिटेड पे केस करेंगे क्योंकि पार्टनरशिप जो है वो ए बी सी को और सनराइज लिमिटेड को अलग अलग नहीं मानती। पार्टनर कोर्ट के लिए जो सनराइज लिमिटेड है अगर आप उस पर केस करते हैं तो डायरेक्टली वो ए बी सी पे ही केस करते हैं, लेकिन ये माना जाता है कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कोई लीगल कानूनी कार्यवाही करना चाहते हैं तो आप के लिए पार्टनरशिप फर्म और उसके पार्टनर्स अलग अलग नहीं हैं। लेकिन अगर देखा जाए कि अगर अकाउंटिंग करनी है तो अकाउंटिंग करने के लिए अगर हम बैलेंस शीट बनाएं या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएं तो उसके लिए फर्म और पार्टनर्स के अकाउंट अलग अलग बनाए जाते हैं। तो नो सेपरेट एग्जिस्टेंस तो हम कह सकते हैं कि लीगल बेसिस पे नो सेपरेट एग्जिस्टेंस है, लेकिन अकाउंटिंग बेसिस पे हमारी सेपरेट एग्जिस्टेंस ही होती है, हम अकाउंटिंग दोनों के अलग अलग बेसिस पे ही करते हैं। आगे देखते हैं राइट्स ऑफ अ पार्टनर, एक पार्टनर के क्या क्या अधिकार होते हैं कि वो पार्टनरशिप में अगर है तो वो क्या क्या करना चाहता है या क्या क्या वो कर सकता है। पहला है राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉस, एक पार्टनर, वही बात है कि एक पार्टनर का अधिकार है जितना भी प्रॉफिट आया उसको प्रॉफिट मिले, लॉस है तो वो लॉस बियर करेगा। नेक्स्ट है राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, अगर एक पार्टनर का राइट है कि वो बिज़नेस की मैनेजमेंट पे ध्यान दे कि मेरा बिज़नेस कैसे चल रहा है, कि वो इन्वॉल्व हो सके बिज़नेस के काम में, ये भी एक पार्टनर का राइट होता है। नेक्स्ट है राइट टू इंस्पेक्ट एंड हैव अ कॉपी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट, एक पार्टनर का ये भी राइट होता है कि वो जितने भी अकाउंट्स हैं जितने भी खाते हैं उसके बिज़नेस के उन सब की कॉपी उसके अपने पास रख सके और उन सबको टाइम टू टाइम चेक कर सके कि मेरा बिज़नेस कितने प्रॉफिट में जा रहा है, कितना लॉस हो रहा है, किस वजह से लॉस हो रहा है, ये सब देखने का और इनकी कॉपी रखने का एक पार्टनर के पास राइट होता है। नेक्स्ट है राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, एक पार्टनर दूसरे नए पार्टनर को एडमिट करने के लिए भी मना कर सकता है। अगर यहाँ देखा जाए कि अगर हमारी फर्म में ए बी सी और डी पार्टनर्स हैं और बी सी डी बोल दे कि हमें ई पार्टनर को एडमिट करना है, ये हमारा अगर नया पार्टनर है, और ए बोल दे कि ए मना कर दे कि नहीं हम ई पार्टनर को अलाउड नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम देखें तो बी सी डी तो मेजॉरिटी है और मेजॉरिटी में तो यही कहा जाता है कि अगर मेजॉरिटी है तो हम एडमिट कर सकते हैं, लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। अगर एक पार्टनर भी मना कर दे कि नया पार्टनर एडमिट नहीं होता तो हम ई को एडमिट नहीं कर सकते, ई को हम अपनी पार्टनरशिप में इन्वॉल्व नहीं कर सकते। अगर ऐसे देखा जाए अगर मैं आपसे पूछूं कि देर आर 40 पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फॉर्म और उनमें से 39 पार्टनर्स ने बोल दिया कि हम एक नया पार्टनर ऐड कर देंगे, लेकिन जो 40 पार्टनर है 40th पार्टनर है उसने मना कर दिया कि नहीं हम नए पार्टनर को ऐड नहीं करेंगे, हम नए पार्टनर को एडमिट नहीं करेंगे, तो वो नया पार्टनर एडमिट नहीं होगा, चाहे 39 पार्टनर्स उसके लिए मान गए हो, चाहे वो एग्री कर गए हो कि हमें नया पार्टनर चाहिए। लेकिन अगर 40th पार्टनर अगर एक सिंगल पार्टनर ने भी मना कर दिया कि हम इस पार्टनरशिप में नया पार्टनर एडमिट नहीं करेंगे तो वो नए पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकते, चाहे फिर जितने भी लोग चाहे। नेक्स्ट है राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, एक पार्टनर को अधिकार है कि वो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम का नोटिस देके पार्टनरशिप फर्म से रिटायर हो सकता है, चाहे वो हेल्थ इश्यूज़ की वजह से हो या उसका मन नहीं हो काम करने का, जो भी हो वो रिटायर हो सकता है इस फर्म से। कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपकी बुक में लिखे हुए हैं, जैसे अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के ऊपर ही, जैसे पार्टनरशिप जो है वो उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है कि अगर आपके बिजनेस में
कुछ लॉस हो गया है और वो लॉस बियर करने के लिए आपने अगर अपने बिज़नेस को बंद कर दिया है, बिज़नेस के एसेट्स बेच दिए हैं, तब भी वो लॉस रिकवर नहीं हो पा रहा है, तो पार्टनर्स को अपनी पर्सनल एसेट्स भी बेचनी पड़ जाती हैं वो लॉस को रिकवर करने के लिए। तो वो होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट कंपल्सरी। पार्टनरशिप में आप रजिस्ट्रेशन कराना कंपल्सरी नहीं होता है। पार्टनरशिप अगर आप, मैंने पहले ही बताया आपको कि अगर आप दोस्त मिल के और अगर एक दूसरे को बोल रहे हैं कि हम पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो बिना रजिस्ट्रेशन के भी उनकी पार्टनरशिप वैलिड मानी जाएगी। नेक्स्ट है LLP एक्ट 2008। ये छोटा सा पॉइंट आपकी बुक में लिखा हुआ है कि LLP एक्ट 2008 क्या कहता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इस पार्टनरशिप में ये पार्टनरशिप जो है वो कंपनी और पार्टनरशिप का मिक्सचर होता है। तो इसमें जो पार्टनर्स की लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है, कि वो बिज़नेस तक ही सीमित होती है, कि अगर उनका बहुत ज़्यादा लॉस हो गया तो वो अपने बिज़नेस की एसेट्स वगैरह को बेच के बंद करके जितना भी लॉस रिकवर करा सकते हैं वो उतना करा देते हैं, और जितना नहीं होता वो फिर इंसॉल्वेंट घोषित कर दिए जाते हैं। लेकिन उनकी पर्सनल एसेट्स पे या पर्सनल प्रॉपर्टी पे कोई नुकसान नहीं होता अगर वो LLP एक्ट से पार्टनरशिप चलाते हैं। वैसे तो LLP पार्टनरशिप्स बहुत कम होती है, लेकिन आपकी बुक में पॉइंट दिया गया था तो मैंने डिस्कस कर दिए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है पार्टनरशिप डीड। थोड़ा टाइम पहले हमने अभी पढ़ा था कि एग्रीमेंट बनाना एक एसेंशियल कंडीशन होती है पार्टनरशिप में, एक फीचर होता है कि एग्रीमेंट बनाना। तो वही हमने पढ़ा था कि एग्रीमेंट बनाना कंपलसरी है, चाहे वो ऑरल हो या रिटन हो, और वही रिटन एग्रीमेंट जो है वो हमारा पार्टनरशिप डीड कहलाता है। तो पार्टनरशिप डीड इज़ अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स ऑफ द फर्म विच कंटेन्स टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप डीड जो है वो एक रिटन एग्रीमेंट है बिटवीन पार्टनर्स, जो पार्टनर्स करते हैं एक फर्म के बीच, जिसमें कुछ एसेंशियल टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती है, जैसे कि आपकी फर्म का नाम क्या है, आपकी पार्टनरशिप कब से कब तक चलेगी, आपके पार्टनरशिप का एड्रेस क्या है, कितने पार्टनर्स हैं उसमें, कितने कैपिटल आएगी, कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप, या कितने कौन से रेशियो में आप प्रॉफिट शेयर करना चाहते हैं, लॉस शेयर करना चाहते हैं, कि क्या आप किसी पार्टनर को सैलरी देना चाहते हैं, आप कमीशन देना चाहते हैं, मैनेजर की कमीशन कितनी होगी। ये सारी बातें जितनी भी पार्टनरशिप से रिलेटेड है वो पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती है। पार्टनरशिप डीड का एक और नाम क्या है, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप डीड को आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी कहा जाता है। इट इज़ नॉट कंपलसरी। पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी नहीं है, एग्रीमेंट बनाना कंपलसरी है, और वही रिटन एग्रीमेंट जो है वो पार्टनरशिप डीड कहलाता है। बट पार्टनरशिप डीड इज़ नॉट कंपलसरी। अगर आपके MCQs में आता है तो आप ये ध्यान रखना कि एग्रीमेंट बनाना कंपलसरी है, वो एग्रीमेंट ऑरल हो या रिटन हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पार्टनरशिप डीड कंपलसरी नहीं होती। नेक्स्ट है कुछ रूल्स एप्लीकेबल होते हैं अगर आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं बनी होती है। अगर फॉर एग्जांपल कुछ टाइम बाद ABC 3 पार्टनर्स है एक फॉर्म में और उनका झगड़ा हो जाता है, तो कोर्ट अगर कहता है कि अगर आपने पार्टनरशिप डीड बनाई है, तो वो तीनों कहते हैं कि नहीं जी, हमने तो ऑरली एग्रीमेंट कर दिया था, हमने बात में ही हमने एक दूसरे को बोल दिया था कि हम वो फॉर्म खोलते हैं और हमारे पास कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो उस केस में जो कोर्ट है वो इन चीज़ों को देख के ही वो अपना क्या बोलते हैं डिसीज़न लेंगी। तो पहली चीज़ क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। अगर एक पार्टनरशिप है उसमें A, B और C है, फॉर एग्जांपल अगर A ने 10 लाख रुपए कैपिटल लगाई है और C ने 5 लाख कैपिटल लगाई है। जब पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे थे तो B और C ने बोल दिया कि भाई तू ज़्यादा कैपिटल लगा दे, तेरे पास ज़्यादा पैसा है, तू तो अमीर है बहुत। तो A कहता है ठीक है, पर बाद में तुम्हें मुझे ज़्यादा प्रॉफिट देना पड़ेगा क्योंकि मैंने ज़्यादा कैपिटल लगाई है। तो B और C ने उस टाइम ऑरली बात में हाँ कर दी कि हाँ चल दे देंगे, तेरे को ज़्यादा प्रॉफिट दे देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन कुछ टाइम बाद B और C अपनी बात से मुकर जाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं भाई, तूने क्या हो गया, अगर ज़्यादा कैपिटल लगाइए, काम तो हमने भी करा है। पर B और C ने मना कर दिया कि ऐसा है कि हम तुझे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं देंगे। तो A चला जाता है कोर्ट के पास। A बोलता है कि जज मैंने अपनी कैपिटल ज़्यादा लगाई है और इन्होंने मुझे पहले बोला था कि मैं तुम्हें ज़्यादा, B और C ने बोला था कि मुझे ज़्यादा प्रॉफिट देंगे और अब ये मना कर रहे हैं। तो जज कहते हैं कि आप लाइए अपनी पार्टनरशिप डीड हमको दिखाइए। तो कहते हैं हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, हमने ऑरली ही सारे एग्रीमेंट कर लिए थे। तब जज जो है, तब कोर्ट इस चीज़ पे डिसीजन लेगी कि अगर आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा।
तो ए को ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल सकता है। अगर आपने पार्टनरशिप डीड में लिखा होता कि ए को ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा क्योंकि उसने ज़्यादा कैपिटल लगाया तो आपको मिल जाता, लेकिन अब अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो उस हिसाब से तीनों का प्रॉफिट इक्वल ही रहेगा। नेक्स्ट चीज़ है नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नो सैलरी विल बी गिवन। आपको अगर आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या रूल लगाया जाएगा? अगर आपने पार्टनरशिप डीड में ये नहीं लिखा हुआ तो आपको कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं। अगर यही सिमिलर बात ए जाके बोले कि मैंने ज़्यादा कैपिटल लगाई है और मुझे उस कैपिटल पे इंटरेस्ट चाहिए, तब भी कोर्ट उसको इंटरेस्ट नहीं देगी, क्योंकि एक तो उन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई और दूसरा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आपको कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कि अगर एक पार्टनर कुछ बिजनेस से पैसा लेके चला जाता है, विड्रॉ कर लेता है, ड्राइंग्स कर लेता है, तो उस पर उसे कोई इंटरेस्ट भी नहीं देना होता अपनी ड्राइंग्स पे। और नो सैलरी विल बी गिवन, अगर बोले कि ए बी सी 3 पार्टनर है, अगर वो बोले बी बोले कि मैं तो तुम समय से ज़्यादा काम करता हूँ तो मुझे ज़्यादा सैलरी चाहिए, मतलब मुझे सैलरी चाहिए और तुम मुझे सैलरी दो, और उनकी कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनी, तो तब भी यही माना जाएगा, तब भी यही रूल एप्लीकेबल होगा कि बी को कोई सैलरी नहीं मिलेगी, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ था और ना ही किसी पार्टनर को कोई कमीशन दी जाएगी। नेक्स्ट चीज़ है इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर टू फर्म विल बी 6% पर एनम। अगर ए और बी 2 पार्टनर्स है और ए जो है वो फर्म को, यानी इनकी जो फर्म है XYZ लिमिटेड, अगर ए ने इसको मतलब खुद की फर्म को कोई लोन दे रखा है तो ए को 6%, अगर तो पार्टनरशिप डीड में लिखा होता कितना परसेंट है, चार्ज है 12% है या 10% है, वो अलग चीज़ होती है अगर आपने लिखी होती पार्टनरशिप डीड में। लेकिन अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ए को कितना इंटरेस्ट मिलेगा अपने लोन पे? 6% पर एनम फिक्स है। और यही अगर ए ने लोन लिया होता, नेक्स्ट पॉइंट हमारी यही है, नो इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय फर्म टू पार्टनर। अगर लोन फर्म दे रही है, अगर ये फर्म पार्टनर को लोन दे रही है कि अगर ए ने फर्म से लोन लिया है तो उसे कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा। फिर तो ये दादागिरी हो गई पार्टनर्स की, कि अगर पार्टनर्स फर्म को लोन देते हैं तो उस पर 6% ब्याज लेंगे, 6% इंटरेस्ट लेंगे, चाहे पार्टनरशिप डीड में लिखा हो या ना लिखा हो। लेकिन अगर फर्म जो है पार्टनर्स को देगी लोन तो उस पर पार्टनर्स को कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना होता। ये कुछ बेसिक बातें थी, कुछ इंट्रोडक्शन वीडियो थी ये। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिकल पार्ट देखेंगे और आगे चल के हम इस पूरे चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन है उसे प्रेस कर देना ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तब तक के लिए अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।